बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लगता यह है कि इमरान खान के वकला उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल में रखना चाहते हैं और फिर जो 24 नवंबर का इनका एहतजाज है वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई में शदीद इख्तलाफात हैं इस हवाले से, इस पर बात करेंगे। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो हुकूमत से कुछ गिले शिकवे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत के साथ इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वो नाराज क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पंजाब में जो ज़रूरी इनकम टैक्स का तरमीमी बिल है वो मंजूर कर लिया गया है। इस पे अपोजिशन वाले भी बड़े एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। क्या ये एहतजाज दुरुस्त है? अगर देखा जाए जो बिल है जो पास हुआ है असम्बली से, तो वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल उसमें रही है कि जनाब ये बिल जो है ये 11 नवंबर को पेश किया गया था, असेंबली में टेबल किया गया था और फिर ये 2 महीने के लिए गौर खोज के लिए जो कायमा कमेटी है उसके सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन कायमा कमेटी ने पूरी तरह मुशावरत किए बगैर इसको रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी और फौरी तौर पे जो बिल है ये मंजूर भी कर लिया गया। वजाहर तो इसमें जुर्माने वगैरह भी रखे गए हैं और जो इस्तिस्ना था कुछ ज़रूरी ज़मीनों को या किसानों को वो ख़त्म कर दिया गया है। और अगर कोई बर वक्त जो है वो अदा नहीं करता टैक्स जो है, तो वो उसको कुछ जुर्माने रखे गए हैं 10,000 से 50,000 रुपए तक। ये इस तरह की सख्ती की गई है। और ये जो अपोजिशन का एहतजाज है या पीपल्स पार्टी का एहतजाज है, मेरे ख्याल में वो वजह है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो ज़रूरी राजी है वो 2 तरह की ज़रूरी राजी होती है, एक बारानी और एक नहरी। अब जो नहरी है उसके यूनिट कुछ और होते हैं, बारानी के यूनिट्स कुछ और होते हैं। अब गिरदावरी यानी जेर काश्त जो इलाका होता है, जो गिरदावर जो है वो सर्वे करके एक रिपोर्ट मुरतब करता है, उसकी बुनियाद पे फिर मालिया और आबियाना लगता है। तो अब आबियाना और मालिया की तर्ज पे ये टैक्स जो है ये कैसे वसूल कर सकते हैं? अब एक जिम्मेदार है, कमजोर है, उसकी जमीन कलर वाली है, सही नहीं है, लेकिन है नहरी ही, समझ लें आप, नहरी ही जमीन है। लेकिन एक तरफ बड़ी अच्छी जमीन है, दूसरी तरफ कलर वाली जमीन है, अभी आबाद किया जा रहा है उसको। तो दोनों की जो पैदावार है वो बराबर नहीं हो सकती और दोनों की इनकम जो है वो भी बराबर नहीं हो सकती। और फिर जो नहरी इलाके हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, वो नहरी पानी जो है पूरी तरह जमीन जो है वो पूरी जमीन जो है जेर काश्त जमीन, उसको सराब ही नहीं कर सकता वो पानी। तो वो तो बारानी जमीनों की तरह ट्यूबवेल चला के लोग जो हैं वो अपनी जमीन जो है, अपने खेत जो है, किसान जो है वो सराब करते हैं। मसलन कि एक 25 एकड़ वाला जो बंदा है उसने 20 एकड़ पे काश्त किया हुआ है, कोई फसल भी काश्त की हुई है, तो नहरी पानी जो है हफ्तावार उसको पानी मिलता है, हफ्ते में एक मरतबा। और वो जब उसकी बारी आती है तो वो 3 एकड़ 4 एकड़ इतनी जमीन जो है उसकी सराब होती है उससे। कुछ इलाकों में ज्यादा भी होती है, लेकिन औसतन जो है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो बाकी जमीन जो है कम से कम 10-12 एकड़ उसको चाहिए होंगे कि वो सैराब करे, पानी चाहिए उसको, तो उसके लिए उसको ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। फिर खाद, फिर अद्वियात, ज़रूरी अद्वियात, जो भी मामला हैं वो सारे। और दूसरा ये कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लो जी वेरी वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, ज़रूरी टैक्स लग गया, ज़रूरी टैक्स लग गया। लेकिन जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उनके मिसाल भी देखने हैं ना हमने। अंधाधुंध जो टैक्स लगा दिया जाए तो पहले ही वो तो पिछे हुए। ये देखें, पहली बात तो ये है कि गंदम के साथ क्या किया। गंदम की कीमत जो है 39 रुपए या 4,000 रुपए पर मन जो है, यानी कि 40 किलोग्राम मुकर्रर की गई, लेकिन खरीदी नहीं हुकूमत ने। कीमत मुकर्रर कर दी, खरीदी नहीं, और इसमें चेक भी नहीं रखा। इस बात पे खुश हो रहे थे जनाब क्योंकि वो सस्ती गंदम बेचेंगे किसान। और भाई मेरे किसानों ने खर्चा भी किया होता है उसके ऊपर, ऐसे थोड़ा होता है। वो बेचारा कोई किसान जो है वो 2500 रुपए को बेच रहा है, कोई 29 को 3,000 को, यानी वो बराबर बराबर जो मामला हुआ है, या थोड़ी बहुत जो है आमदनी हुई होगी, घर में दाने बच गए होंगे, तो उसमें भी आप टैक्स लगा रहे हैं। ये मैं समझो, देखें, ये एक तो वो नहरी पानी और बारानी पानी वाला जो वो मैंने अर्ज किया। दूसरा ये कि अगर फर्ज करें कोई ताजर है वो कुछ चीजें इंपोर्ट करता है बाहर से, तो उसमें ड्यूटी या टैक्स देता है, बरामदी टैक्स।
तो फिर वो उसकी कीमत का भी, अच्छा वो टैक्स देता है, लेकिन लेता किससे? ग्राहक से, सार्फिन से। उसके ऊपर वो उसका जो है अपने जो टैक्स उसने दिया होता है इंपोर्ट के वक्त, वो जो उसकी फरोख्त की कीमत मुकर्रर करता है उसमें वो शामिल करता है। और कीमत फरोख्त कौन मुकर्रर करता है? वो ताजर खुद, या इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर देता है ताजर को, जो दुकानों वगैरह पे। वो फिर जब सेल करते हैं तो सारा कुछ टैक्स टुक्स, पिछला टैक्स टुक्स जो उसमें डाल के वो वसूल करते हैं, उसकी कीमत वो खुद मुकर्रर करते हैं। अगर इस अंदाज में टैक्स लगाना है तो फिर किसान को भी ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी फसलों की कीमत के निरख जो है, कीमत जो है वो खुद मुकर्रर करे। और फिर जो मैंने अर्ज किया कि किसान के अखराजात कुछ और होते हैं। फिर जो एक और मेहनत वाला जो मामला है, आम मजदूर है, वो 8 घंटे काम करना होता उसने, और मजदूरी लेके ये गया वो गया। किसान भाई मेरे 12-12, 14-14 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता है उसको, बाज़ औक़ात 20-20 घंटे उसको काम करना पड़ता है किसान को, या किसान के साथ जो मजदूर होते हैं उनको। फिर उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तनख्वाहें उस हिसाब से देना पड़ती हैं। ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। और फिर जो उनके अखराजात हैं उनको देखा जाए। ये कमेटी में इसलिए भेजा गया था ना कि तमाम चीजें जो हैं बारीक बिनी के साथ उनका जायजा लेके ये काम किया जाना चाहिए था। या तो फिर आप ऐसा कर लेना कि खालिस आमदनी पे टैक्स लगा दें, जो उसके अखराजात है निकाल दें, जो उसको बचत होती है उस पर टैक्स लगा दें। उस हिसाब से वो हिसाब किताब कर लें आप, जमा तफरीकें जैसे भी है कि जनाब इतनी औसत पैदावार होती है खेत से, इतना खर्चा आता है उसके ऊपर, और इतनी उसको आमदनी होती है, तो सारी जमा तफरीकें कर लें। और फिर एक और जो काम किया है इन्होंने, जिससे आम किसान जो है, जो घरों में 2-2, 4-4 भैंसें पालते हैं, कोई उन्होंने बैल रखे होते हैं खेती बाड़ी के लिए, कुछ और काम के लिए, तो उन पे भी, अच्छा वो डीजल जब खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देता है, जो अद्वियात खरीदता है, खाद्य खरीदता है, उसमें भी टैक्स देता है। यानी वो तो चारों तरफ से घिरा गया है ना बंदा। ये सारे अखराजात देख लें और फिर उसकी आमदनी देख लें, और खालिस आमदनी पे टैक्स लगा दें जितना भी बनता है, जिस हिसाब से ही बनता है। अगर आपने चमड़ी देनी है, उनकी खाल उतारनी है, तो वो उतार लें। और वो कहते हैं बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, ये वो बड़े जिम्मेदार रह कितने गए हैं यहाँ पे? चंद एक है ना, चलो उन पे आपने सुपर टैक्स लगा दिया, वो ठीक है, ओके है। अब जो लाइव स्टॉक एक्ट के तहत टैक्सेस वगैरह थे, वो भी आपने ज़रिए इनकम टैक्स में शामिल कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि जो जिम्मेदार, जिन्होंने, मैंने अर्ज किया है कि 2-4 भैंसें रखी होती हैं, 1-2 बैल होते हैं खेती बाड़ी के लिए, तो वो भी टैक्स के जुमरा में आ गए। यानी उसमें भी जो घर में पाले हुए, यानी मवेशी पालने पे भी टैक्स लग गया हुआ है। यानी मवेशियों की खरीदो फरोख्त जो है वो लाइव स्टॉक एक्ट के तहत आ जाएगी, और उसमें भी जो है टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई है कि जनाब हमें तो आपने इत्मीनान में नहीं लिया और बिल भी पेश कर दिया, और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर कायमा कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, तो फिर वो वॉकआउट करके ज़ाहिर है मुख्तलिफ इतराज़ात थे, अपोजिशन ने भी मुख्तलिफ इतराज़ात किए, लेकिन तमाम इतराज़ात जो वो मुस्तरद कर दिए गए। अब ये मामला जो है ना, ये गवर्नर के पास जाना है, तभी कानून बनेगा ना। तो गवर्नर जो है, अगर पीपल्स पार्टी वालों का ये रवैया है, तो मुझे ये लग रहा है कि गवर्नर जो है ये बिल जो है इसको मंजूर नहीं करेगा और वापस असम्बली को भेज देगा। और असम्बली जो है तो ज़ाहिर 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने भेजना है, तो फिर असम्बली दोबारा अगर गौर करती है और दोबारा मंजूर कर लेती है, तो फिर ज़ाहिर है फिर कानून बन ही जाएगा। फिर दोबारा गवर्नर के दस्तखतों की या उनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत है, बड़े अच्छे काम कर रही है वो, लेकिन इस मामले पे दोबारा गौर किया जाना चाहिए। बिल की तैयारी के लिए ये जो बाबू लोग बैठे हैं दफ्तरों में, उनकी बजाय जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी बात की जानी चाहिए थी, फिर ये होना चाहिए। अब बहरहाल अगर गवर्नर की तरफ से ये वापस आता है तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि इसमें दोबारा गौर किया जाए, और अगर गवर्नर जो है वो कुछ तरामीम जो है वो सजेस्ट करके भेजते हैं तो उसको भी देखा जाना चाहिए। वैसे भी जो अदालती फैसले हैं और ये तयशुदा अमर है कि कानून या पॉलिसी जो है, सरकारी पॉलिसी, उसको माकूल होना चाहिए। वो नामाकूलियत या नामनासब हद को नहीं छूना चाहिए वो इकदाम जो है। तो इस पैमाने पे भी इस जो तरमीमी बिल है जो मंजूर हुआ है, इसको परखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए।
और दूसरी बात जो मैंने अर्ज की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नाराज हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो कहते हैं हुकूमत जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही, और उनका जो सबसे बड़ा शिकवा है वो ये है कि जनाब जो जुडिशल कमीशन है उसमें ये हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि 2 बंदे जो पीपल्स पार्टी के शामिल किए जाएंगे। तो पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी दिया था पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से, और सेनेट से फरूक एचनाई साहब का नाम जो है, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं मेरे नाम पे जनाब, वो कहते हैं नहीं, एक बंदा जनाब हमने आपका लेना है और एक बंदा नून लीग का होगा। तो फिर वो कहते हैं मैंने एहतजाजन जो है वो अपना नाम वापस ले लिया। तो ये मेरा ख्याल ये है, जो मुझे इतला है वो तय ये हुआ था कि आपके 2 नुमाइंदे तो पहले ही मौजूद हैं, हुकूमत से कहा गया, नून लीग को कहा कि आपके वजीर कानून जो है जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, अटॉर्नी जनरल जो है वो भी हुकूमत ही का नुमाइंदा होता है, 2 नुमाइंदे आपके हो गए यानी नून लीग के, 2 हमारे रख लिए जाएं पीपल्स पार्टी के। अब वो गिला ये कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि एक तो इन्होंने वादा किया था, ये वादा पूरा नहीं किया, एक बात, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन में सिंध हाई कोर्ट वाला मामला आया है, आईनी बेंचों वाला, वो कहते हैं वो और जो वफाक में आईनी बेंच तश्कील दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके तरीक़ाकार में फर्क है। अगर मैं वहां होता, वो कहते हैं, तो मैं फिर पूरी जंग लड़ता, आंखों में आंखें डाल के बात करता, और वो जो वहां वो ये हुआ ना कि वहां के जो सूबाई असम्बली उसने करारदाद मंजूर की आईनी बेंचों के लिए 26 महीने तरमीम में, यही लिखा हुआ है कि जनाब जो अगर सूबे किसी हाई कोर्ट में बनना हो तो फिर मुतलका जो सूबाई असम्बली है वो एक करारदाद मंजूर करेगी, फिर वहां आईनी बेंच बनेगा। तो उन्होंने मंजूर कर ली। तो फिर ये जब मामला जुडिशल कमीशन में गया तो जुडिशल कमीशन में कुछ अरकान जो है वो गैर हाजिर थे मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि जनाब 25 नवंबर को दोबारा इजलास होगा जुडिशल कमीशन का, और 24 तारीख तक जितने भी जज साहबान हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो तमाम जो है वो आईनी जज के तौर पे, आईनी बेंच के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी तमाम जजों के जैसे रूटीन में मामूल के मुताबिक 199 की दरखास्तें वगैरह रिट जुडिक्शन में लगती हैं, वो वैसे ही उसको सुनते रहेंगे। वो कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिला जरूर किया है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा है कि हुकूमत के साथ हमारा कोई इख्तलाफ जो है उसका सवाल पैदा नहीं होता, यानी असि लड़ाई नहीं करनी, असि रल के चलना, मुल्क में अगे लैके चलना, लेकिन जिहड़ियां गल्लां हैगियां उन्हां ते भी गौर होना चाहिए ना। और पंजाब वाली गल जिहड़ी है वो भी तुहाडे सामने आ गई है, पंजाब दे विच जिहड़े पीपल्स पार्टी दे रुकने अरकाने असम्बली ने, सूबाई असम्बली, उन्होंने जिहड़ी गल कीती है वो भी जिहड़ी है उन्होंने भी समझने की जरूरत है। हुण ये तां नहीं कि जनाब अगर तुहाडे कोई इकतदार आ गया और तुहानूं उन्हां दे वोटां की जरूरत नहीं रही पंजाब दे विच, ते तुसीं जनाब अपनी मर्जी दे नाल मनमानियां करना शुरू कर दो। उन्हां दी गल तां सुनो, ये मुफादे आमा दी गल है जिहड़ी वो कर रहे ने, वो कोई अंधा धुंध हवा दी गल नहीं कर रहे, टैक्स वाली जिहड़ी गल है। और दूसरी जो बात यह है कि जनाब मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के जो वकला है ना, वो नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं वो बाहर हैं, वो उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल में रखना चाहते हैं। और फिर 24 तारीख की इन्होंने निकाल दी हुई है, 24 नवंबर को जनाब जो इस्लामाबाद मरकज होगा, पूरी दुनिया में एहतजाज होगा, ये बातें की जा रही हैं। तो पहली तो बात यह है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि उनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखना चाहते हैं। ये तोशाखाना 2 वाला जो केस है, जिसमें जो मोहम्मद बिन सलमान ने वली है जो है सऊदी अरब के, उन्होंने एक सेट दिया था इनको, इमरान खान और उनकी अहलिया को, तो इन्होंने वो जमा नहीं करवाया, और उसको जो है उसकी जो रसीदें हैं, कीमत जो लगवाई गई वो भी अंडर इनवाइस जिसको कहते हैं वो बनाई गई, यानी वो 3 करोड़ रुपए का तकरीबन नुकसान हुआ। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जमा नहीं करवाया, अपने पास ही रखा, वारों वार ही काम पाता है इन्होंने ये। और वहां इन्होंने जो दरखास्त एक दे दी बरीयत की दरखास्त उस वक्त दी जाती है जब जो इस्तगासा की शहादतें हैं उनसे ये पता चल रहा हो, चालान जब सबमिट होता है कि जनाब ये शहादतें इस काबिल नहीं है कि इनकी बुनियाद पे मुलजमों को सजा हो सके, ये बरीयत की दरखास्त होती है। वहां जो चालान सबमिट हुआ है उसमें तो गवाहों के नाम है, मिलिट्री सेक्रेटरी तक का नाम है कि जनाब उसने जिनको आगाह किया, ये हुआ वो हुआ, और इन्होंने अपने घर ले गए, सारी गवाहियां जो है वहां मौजूद हैं। और ठोस शवाहद का ये केस है, अहमी हल्का केस नहीं है। और फिर एक और नुक्ता ले गए जनाब, ये जो पहले भी तोशाखाना वाला जो केस है वो एक ही नोयत, एक ही यानी जो जुर्म है उसमें 2 केस बन के हुए हैं। भाई मेरे जो ये नवाज शरीफ वाले केस थे
3 केस बने थे उनके ऊपर, वो असासा जात जो हैं वो उनकी आमदनी से ज्यादा वाले, तीनों केस वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने दरखास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से, इस्तदा की थी कि जनाब ये एक ही नोयत का मामला है, एक ही रेफरेंस बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, हर एक इकदाम जो है ना उसका अलग अलग जो है वो केस बनेगा। फिर 3 मुकदमा जो इन्होंने बनाए थे वो तीनों की सुनवाई हुई थी, 2 में इनको सजा हो गई थी, 1 में ये बरी हो गए थे। एवन फील्ड वाला जो है सबसे पहले वो एवन फील्ड के साथ ही ये गए थे कि ना बाकी भी नाल ही सुन लो, कट्ठे कर दे उन्होंने, कहते नहीं जी अलग-अलग सुनने हैं। तो यही नुकता ये लेके गए थे। तो वो जो जज है, सेंट्रल जज, स्पेशल जज सेंट्रल, जो ट्रायल कोर्ट है जो उसने ये कहा जनाब जो इल्जामात जो हैं वो अलग अलग हैं, नोयत एक जैसी हो सकती है लेकिन इल्जामात अलग अलग हैं। वो और केस था, ये और केस है। और फिर वो कहते हैं कि शवाहद मौजूद है, इसलिए ये दरखास्त जो है, यानी वो अदालत का ये कहना है, जो जजमेंट आई है उससे ये लगता है कि वो कहती है जनाब सजा देने के शवाहद मौजूद है जिनकी बुनियाद पर सजा दी जा सकती है। और फिर अभी फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई, उससे पहले ही आपने ये काम डाल दिया। अब ये जो दरखास्त थी बरियत की, इस पे अदालत का टाइम जाया हुआ ना, बजाय इसके आप ये दरखास्त लेके जाते, आप जो केस है उसको तेजी के साथ चलाते, फिर उसके खिलाफ अपील में जाते, हो सकते बरी हो जाते, या फिर हाई कोर्ट में अपील में जाते या सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते। अब जो है वो 18 तारीख को ये इनके ऊपर फर्द जुर्म जो है ये इमरान खान और उनकी जो अहलियां हैं बुशरा बेगम, उनके ऊपर चार्जशीट जो है फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी, फिर केस शुरू होना है। ये जो बरियत की दरखास्त की सुनवाई के दौरान वक्त ज़ाया हुआ है, तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो ये जो टाइम है, ये कम से कम इतना टाइम तो है ना वो जेल में जायद उन्होंने गुजारा है ना। अगर ये दरखास्त का जो केस का बुनियादी केस का फैसला हो जाता तो फिर कम से कम ये पीरियड तो ना गुजारना पड़ता उन्हें। इस तरह के इनके चाले हैं, वो देखना पड़ता है कि ना बरियत का केस बनता भी है नहीं, शहादतें मौजूद हैं नहीं है। अगर शहादतें मौजूद हैं तो फिर बरियत की दरखास्त आप कैसे लेंगे। और दूसरा जो तोशाखाना वाला पहले वाला केस है जिसमें 14 साल सजा हो चुकी है इनको, बुशरा बेगम और इमरान खान को, तो उसकी अपील लगी हुई थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के बेंच में। तो वहां जो प्रोसिक्यूटर है पहले भी उन्होंने जब इनका जो फैसला जो है ना जिनकी जमानत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था जना मुझे भी लगता है कि तकनीकी तौर पर कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, तरीकाकार दुरुस्त इख्तियार नहीं किया, इसलिए आप बेल ले लें। अब भी उन्होंने कहा अदालत में, उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल कुछ तकनीकी मामलात हैं, मैं भी ये समझता हूँ, इसलिए आप ऐसा करें। उन्होंने पेशकश की नैब ने कि जनाब आप ऐसा करें, ये केस जो है रिमांड बैक कर दें, वापस भेज दें अदालत को, ये पहले वाला हुक्म कलअदम कर दें और दोबारा सुनवाई के लिए ये नैब अदालत को भेज दें। तो इस पे उन्होंने अली जफर साहब से पूछा कि जनाब आप क्या कहते हैं, तो अली जफर साहब ने कहा जनाब मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। तो इस पे मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो है ना, उन्होंने जो बात की है वो भी गौर तलब है। तो उन्होंने कहा अली जफर साहब से कि अली जफर साहब 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो ये है कि आप प्रोसिक्यूटर की बात मान लें, अमजद परवेज की, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो नैब के, या फिर यह कि इसको हम ऐसा कर दें, बैक कर देते हैं कलदम करके, फर्द जुर्म से दोबारा, यानी कि इब्तिदा से असर नो पूरा केस जो है वो ना सुना जाए, फर्द जुर्म से दोबारा शुरू कर लिया जाए, ट्रायल कोर्ट जब कर ली जाए। तो अगर आप दोनों बातों पे नहीं आते तो फिर जो है हम टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ेंगे, कानूनी मुशगाफियों में नहीं पड़ेंगे, फिर हम मेरिट्स पर हालात वाकयात के मुताबिक फैसला कर देंगे। और हालात वाकयात जो है उसके मुताबिक जो फैसला है तोशाखाना वाले केस में 14 साल सजा वाला, वो बज़ाहिर दुरुस्त है। तो अब देखिए इसमें क्या बनता है। तो ये बहरहाल इनकी ये कोशिश यही लग रही है मुझे, जमानत होगी हुई है, ये समझ लेंगे अली जफर साहब तो चलो जमानत तो उनकी होगी हुई है, तो वो इसके क्या फर्क पड़ता है जनाब, रिमांड हो जाए यही फैसला कर लिया जाए। अगर फिर आपने मेरिट्स में दलाल शुरू हो गए और अदालत ने अपील मुस्तरद कर दी, तब क्या होगा। जो टेक्निकलिटीज को अगर निकाल दें, तरीकाकार को निकाल दें, कानूनी मुशगाफियों को निकाल दें, अगर वो सही नतीजे पे पहुंची है अदालत, ये भी जजमेंट्स है ना, अगर सही नतीजे पे अदालत को पहुंची हो तो फिर जो कानूनी मुशगाफियों ने भी पढ़ा जाता। यही बात गुल हसन औरंगजेब साहब ने की है, और मेरा ख्याल है इनको समझ आ गई होगी। अली जफर साहब जो है बड़े सियाने किस्म के जेडे वकील ने। और फिर एक और बात कि इमरान साहब ने जनाब
सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत एक दरखास्त फाइल कर दी है। अपनी मर्जी के जजों से वो इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जनाब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कहीं दफा 144 लगा दी जाती है, दफा 144 की आड़ में जो हमारे हुकूक हैं वो कसम कर लिए जाते हैं। कहीं हमारे जलसे के लिए एनओसी नहीं दिया जाता और कहीं बंदे हमारे नजरबंद कर दिए जाते हैं। एक बंदे पे कई कई एफआईआर हैं। तो इसका जो है ना वो जनाब आप तरह नोटिस लें। और फिर सीनियर तीन जज साहबान जो हैं यानी याहिया फरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन पर मुश्तमिल जो है वो इंक्वायरी कमेटी या जुडिशियल इंक्वायरी करवाई दी और ये जज साहबान ने 3 ये जुडिशियल इंक्वायरी करें, ये इनकी दरखास्त है। अब इनको पता होना चाहिए कि ये जो दरखास्त है इसकी समाअत किसने करनी है। इसकी समाअत तो करनी है आईनी बेंच ने, जो जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान के सरबराही में कायम है। तो वहां जब जाएंगे वहां तो मनपसंद फैसला नहीं होगा, वहां तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। और इनकी जो दरखास्त है वो मुझे नहीं लगता कि काबिल पजीर आई है, इस काबिल है कि उसमें कोई हुक्म जारी किया जाए। हाँ, कुछ डायरेक्शन दी जा सकती है कि हुकूमत जो है कानून के मुताबिक अमल करे, और हुकूमत कह रही है कि हम तो कानून के मुताबिक अमल कर रहे हैं। और आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया है। पहला फैसला जो उन्होंने दिया है 18 के करीब मुकदमात की शायद उन्होंने समाअत की है और कुछ जुर्माने वगैरह भी किए हैं जिन्होंने बिला वजह दरखास्तें फाइल की हुई थी, तो वो जुर्माना भी। और एक जो काजी साहब के खिलाफ दरखास्त थी जनाब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के डायरेक्ट चीफ जस्टिस कैसे बन गए थे, वो रियाज हनीफ राही साहब जो है उन्होंने वो दरखास्त फाइल की हुई थी, वो मुस्तरद हो गई थी, फिर नजरसानी में गए हुए थे वो। तो वहां जनाब उनका मेरे पास रिकॉर्ड तो नहीं, बलोचिस्तान से मंगवा लें आप रिकॉर्ड, यानी रीओपन। वो कहते रीओपन नहीं हो सकता भाई साहब, जो पहले फैसला हो गया वो ठीक हो गया है। तो फिर जमाल का मंदोखिल साहब ने तो ये भी कहा, हाँ मुसर्रत अली साहब ने कहा छड़ दो यार उन काजी साहब की जान छड़ दो। ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ बैक बाइटिंग चुगलियां नहीं होंगी इतने यार, सीधी सीधी गल करो तुम कानून की। तो फिर मंदोखिल साहब ने जब दरखास्त मुस्तरद की उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो हेड है चेयरमैन है बेंच के यानी मीनुद्दीन खान साहब, इनसे ये भी कहूँगा, मशवरा दूंगा इनको, ये जो वकील साहब है इनका मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजा जाए, यानी इनका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया या मनसूख कर दिया जाए, जो भी मामला। बहरहाल उन्होंने ये कहा लेकिन वो फैसला शायद वगैरह नहीं हुआ। और दूसरा जो इन्होंने 24 तारीख को एहतजाज करना है ना, तो इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, एक तो ये कि दोनों मरतबा, पहली मरतबा ऐलान भी लीमाबाजी ने की है और कल भी जो बात की है बाहर आके उन्होंने ये अलीमा खानम ने इमरान खान का पैगाम जो है मीडिया के जरिए ये दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा मुशावरत के साथ लाहे अमल बनाया जाएगा, यानी हाल तक लाहे अमल बने हैं कोई नहीं। 24 नवंबर दिन कितने रह गए ने, लेकिन वो जो कह रही हैं और फिर वो ये कहती हैं कि उन्होंने कहा जब तमाम लोग निकले, स्टूडेंट निकले, नौजवान निकले, औरतें निकले, और फिर खास तौर पर उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा जो 80 साल की आंटियां हैं ना, आंटियां, उनको भी इनमें एहतजाज में शामिल किया जाए। और अभी तक कोई लाहे अमल नहीं बना। और जो बुशरा बेगम है वो पेशावर में अलग एक तरह से वो कह रहे तड़प रहे हैं कि अलीमाबाजी है वो तो इन हो रही है, वो तो लग ऐसे रहा कि जनाब पीटीआई की क़यादत उन्होंने संभाल ली है, वही भाई के नाम पे पैगाम देती हैं, वही हिदायत जारी करती हैं। तो वहां उन्होंने ये किया। अब ये खबर जो आई कि जनाब उन्होंने कोई इजलास बुलाया है, इसकी तरदीद कर दी है उनकी जो तर्जमान उसने भी, और जो वहाँ के सैफ बरिस्टर सैफ साहब उन्होंने भी, नहीं जनाब ऐसा कोई नहीं, वो तो हमारे मेहमान है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने जो पंजाब के से तल्लुक़ रखने वाले MPs और MLAs हैं उनको ये हिदायत की है, जब मशवरा दिया उनको हुकूमत को वहाँ गंडापुर वगैरह को कि जब उन सब को आप जो है ये पेशावर बुला लें। वो पेशावर में बैठ के, यानी ये ना हो कि पंजाब में वो गिरफ्तारियां शुरू हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, निकल नहीं सके, वहां पेशावर में वो आ जाए, वहां बैठ के वो टेलीफोन के जरिए अपने जो कारकुन हैं उनको मुतहर्रिक करें और वहां वो ड्यूटियां लगाएं और वो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करें। ये उनकी प्लानिंग, बुशरा बेगम की प्लानिंग जो है वो नजर आ रही है। लेकिन जो मामला बन गया हुआ ना, ये डू और डाई, वो मामला एक बन गया हुआ है। और इमरान खान जी चाहते हैं जनाब लोग जो उनको बताया नहीं जा रहा अंदर कि भाई साहब लोग है नहीं जो तुम कह रहे हो कि 20,000 बंदे इकट्ठे कर दो जनाब ये हो जाता वो हो जाता। 20,000 बंदे करने की पोजीशन नहीं है कि असी गंडापुर से तुम इतवार नहीं कर रहे। गंडापुर के बारे तुम ये तासर लैके बैठ गए हो कि वो मिल गया होया जनाब उन्होंने मुख्तदर एस्टैबलिशमेंट गल वैसे ठीक है, हो कुछ इंज ही रहेगा। लेकिन ये जो 24 वाला है ना, ये अंदर इतने इख्तलाफात हैं,
इनके लोगों के साथ, एमपीएस के साथ बात करें, वो कहते खान साहब ने जल्दबाजी कर दी है, हमारी तैयारी कोई नहीं थी, पहले तैयारी के लिए टाइम देना चाहिए था, फिर ऐलान किया जाना चाहिए। तो हमारी तो तैयारी कोई नहीं, हम तो चुपके फिर रहे हैं। और जो इनकी क्यादत है, लीडर जो है, एक क्लास लीडर, वो तो छुपे हुए हैं। मुराद सईद छुपा हुआ है, हमाद अजहर छुपा हुआ है, वो क्या नाम है, मियां असलम है, वो छुपा हो गई है। और फिर 24 नवंबर वाला जो एहतजाज है, इस पर अगर बात की है दोनों मरतबा, वो अलीमा खानम ने की है, इमरान खान की बहनों ने की है, या फिर फैसल चौधरी ने पहले दिन ये बात की थी। बाकी तो कोई लीडर बात ही नहीं कर रहा इस पर। सहाफी पूछ ले तो जवाब दे देते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? अलीमिन गंडापुर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सलमान अकरम राजा कल मिलके आए हैं जेल से, तो बाहर आके उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? उन्होंने कोई पैगाम दिया है? कोई बात हुई है? वो तो अलीमाबाजी और इमरान खान, दो बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं जनाब एहतजाज हो जाए और भरपूर एहतजाज हो जाए, और दूसरे जो है वो जमीनी कायद को समझते हैं, जिन पे वो इन्हिसार कर रहे हैं इमरान खान, उनको पता है कि हम कितने पानी में हैं, हम नहीं निकाल सकेंगे बंदे, और ना ही उन्होंने निकलने देना है। सारी सूरत इनके सामने है। वो जेल में बैठा वो समझ रहा है कि जनाब वो वही वाले हालात हैं, जनाब मैं एक आवाज दूंगा, और पता नहीं कितने, पहले भी 2014 में कितने लोग निकलते थे। उस वक्त भी इन्होंने जो सहारा लिया था वो ताहर अल कादरी के जो कारकुन थे, उनका सहारा लेके इन्होंने कुछ जलसे 126 दिन, पता नहीं कितने दिन धरना दिया था। जब वो ताहर अल कादरी उठ के आ गया तो ये भी इनको भी आना पड़ा था। बाकी तो सारी बातें ही है ना। और बैरिस्टर गौहर साहब जो है, उन्होंने बड़ी गैर जमहूरी एक बात कर दी है। उन्होंने कहा इमरान खान हमारे बास हैं, वो कोई तजवीज नहीं देते, वो हुक्म देते हैं, और हम उनके हुक्म की तामील करेंगे, ये कह रहे हैं। भाई ये सियासी जमात है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होती। वैसे भी वो कागजों में कानूनी तौर पे तो आपकी पार्टी के सरबराह भी नहीं है, चलो ठीक है, वो लीडर हैं, उनके नाम पे आप लोगों को वोट मिले हैं, उनके नाम की वजह से आपका नाम है, ये ठीक है। लेकिन ये कहना कि वो बास है, और भाई मेरे उनको समझाने की भी जरूरत है ना, जाकर सच भी तो दसो ना उन्होंने जेल दे भाई जब जो तुम समझ रहे हो कि 24 तारीख को पता नहीं की हो जाए, पूरी दुनिया च कहते एहतजाज करना सी, ते वो नहीं हो सकता उस तरीके ना जिस तरीके ना तुम चाहते हो, फिर शर्मिंदगी होगी। और मुझे ये लग रहा है कि जो कमेटी शमेटी है वो भी नाम सामने नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कमेटी शमेटी जो ये मामला जो है, कुछ वैसे लीडर ये भी कह रहे हैं कि हम मिलेंगे, जाकर उनको बताएंगे जनाब गलत ऐलान हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन वो जिद्दी सा बंदा वो कहे नहीं ये ऐलान हो गया, निकलो बाहर, वो लोग नहीं निकलेंगे तो फिर क्या होगा। और मुझे ये लग रहा है कि 24 वाला जो इनका एहतजाज है ना, वो एक आप समझ लें कि वो नाकाम ही समझिए उसको। वो या तो तारीख आगे करेंगे, अगर 24 को ही करेंगे ना, तो फिर आप समझ लें को एक नाकाम इनका जो एहतजाज या मुजाहरा या इवेंट जो भी आप नाम दे दें वो होगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।